नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे साथ जीवन में ऐसा होता है। हम कई बार हो जाते हैं, घर के लोगों से भी नाराज़ हो जाते हैं। किसी अपने यार दोस्त से बोलना बंद कर देते हैं, खफा हो जाते हैं और ये कह देते हैं कि साहब ठीक है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है करो। और कई बार हम उन सब इन परिस्थितियों में हम सब ये देख चुके हैं कि इसमें नुकसान आपका ही होने लगता है। ठीक है, एक दिन दो दिन बात नहीं करेंगे, किसी एक मुद्दे पर आपके बीच में मनमुटाव होगा, लेकिन अगर आप उसे आजीवन और हमेशा के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं तो इसमें नुकसान होने लगता है खुद आपका। आपको अपने रवैये को बदलना होगा, आपको अपने आप को सॉफ्ट करना होगा, थोड़ा मध्यमार्गी बनाना होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के साथ। उन्होंने मध्यमार्गी न होने का फैसला किया हुआ है, एक एक्सट्रीम लेवल पर चली गई हैं और यही वजह है कि आज वो उस भीड़ में खड़ी हुई नजर आ रही हैं जिनमें वो सबसे श्रेष्ठ कभी हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ विपक्षी दलों की। ममता बनर्जी विपक्षी दलों की उस भीड़ में चले गई हैं जिसमें नीतीश कुमार भी खड़े हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी घुसे हुए हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे भी घुस गए हैं, जिनका कुछ लेना देना है नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं है। एक ऐसी भीड़ में ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। क्यों? अपनी हरकतों की वजह से और अपनी मानसिकता की वजह से। और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा पिछले चुनावों में। अभी हाल ही में एक उपचुनाव हारी हैं सागर दीघी का, कांग्रेस ने उन्हें हरा दिया। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 42 में से 35 सीटें जीतने का एक टारगेट बना लिया है पश्चिम बंगाल की, और ममता बनर्जी की नींद इससे उड़ी हुई है। कुछ ऐसे प्रकरण अभी हाल ही में हुए जिसमें ममता बनर्जी को ना चाहते हुए भी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ा। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है भीड़, राजकुमार राव की, आपने वो देखी होगी। कुछ ऐसी ही स्थिति ममता बनर्जी की हो गई। वो भी उस भीड़ का ही हिस्सा बन गई जिस भीड़ से वो अलग चलना चाहती थी। एक समय उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने नेशनल लेवल की लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा था, लेकिन अब वो उसी लेवल पर खड़ी हैं, उसी स्तर पर खड़ी हैं जहां शरद पवार खड़े हैं, जहां नीतीश हैं और जहां केजरीवाल हैं। ऐसा हुआ क्यों है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। बहरहाल, एक ऐसा मामला अभी हाल ही में हुआ जिसमें ममता बनर्जी को बड़ा सेटबैक लगा है। खासतौर से उनकी पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर यह मामला हुआ है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपको पता ही है कि सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है शिक्षक भर्ती घोटाले में। कलकत्ता की हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कुछ बातें भी दूसरी भी सामने आई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पहले का एक थोड़ा सा मैं प्रकरण आपको ये बता दूं कि इसकी जो जांच हो रही है उसमें टीएमसी के कई नेता शिकार हो रहे हैं इस शिक्षक भर्ती घोटाले की। एक टीएमसी के नेता हैं कुंतल घोष। उन्होंने कहा कि हम ईडी के अफसरों को यहां पर जांच नहीं करने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बवाल काट देंगे। इसके बाद कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी, हाई कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी कि साहब आपको इन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। कलकत्ता की हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। इससे पहले एक और प्रकरण हुआ। इससे पहले प्रकरण ये हुआ कि ये जो मामला, जब सीबीआई की जांच के आदेश दिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज थे बंगोपाध्याय, जिन्होंने इसमें जांच के आदेश दिए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टेलीविजन पर और उस इंटरव्यू में इस मामले से जुड़ी हुई कुछ बातें कही। इसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि तुरंत इस बेंच को आप बदलिएगा, इनका इनकी नीयत ठीक नहीं है, और जो जज किसी मामले के जो अंडर अंडर ट्रायल है, जिस मामले को सुनवाई हो रही है, उस पर कैसे बोल सकता है। फिर उसके बाद एक दूसरे जज को इसकी जांच दी गई, इस मामले को सुनवाई के लिए दूसरे जज को दिया गया और उन जज का नाम था अमृता सिन्हा। अब अमृता सिन्हा को जब ये केस मिला और उन्होंने उस केस के खिलाफ ये कहा कि साहब, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस जो पुराने वाले जज थे उनकी जांच को आप, उनके जो आदेश थे सीबीआई के, उसको आप रोक दें, उन्होंने गलत आदेश दिए हैं। तो इन जज ने कहा कि गलत आदेश नहीं दिए हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक आदेश दिए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, और आपने जांच रोकने का काम किया है, इसलिए 25 लाख रुपए आप पर जुर्माना और लगाया जाता है। तो ये हालत हो गई अभिषेक बनर्जी की। इसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में दौड़े आए थे और इनके वकील कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी। ऐसे जितने भी राजनीतिक भ्रष्टाचारी हैं
उन सब के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ही होते हैं। और एक बार और बता दूं मैं आपको, अभिषेक मनु सिंघवी की दुकानदारी बहुत तेजी से चलने लगी है आजकल, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब छोड़ चुके हैं कांग्रेस, वो अब समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में हैं। तो इस तरीके से केस उनके कम आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी कपिल सिब्बल ने, और कहा था, क्या था उसका, इंसाफ के सिपाही करके कुछ वेबसाइट बनाने का ऐलान किया था कि इसमें सारे के सारे वकील जो है वो एनरोल्ड करेंगे और हम लोग जो राजनीतिक भ्रष्टाचारी हैं लोग, उनके मुकदमों को सस्ती दरों पर लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने एक अपनी दुकान खोली थी बड़ी सी और अपनी एक टीम बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त नेता हैं, वो सभी भागे हुए आ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी के पास। भाई उनके पास कांग्रेस का स्टैंप है मुझे लगता है, और कपिल सिब्बल के भाव थोड़े से गिरे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इसकी जो जांच के आदेश 13 अप्रैल को जो दिए थे कलकत्ता हाईकोर्ट ने, उसको हम नहीं रोकने जा रहे हैं। ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, अलबत्ता जो आप पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है उसको हम जरूर स्टे कर देते हैं। ये ठीक नहीं है, और ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने कुछ ज़्यादा ही आप पर लगा दिया और उसको स्टे दे दिया, यानी 25 लाख रुपए बच गए ममता बनर्जी के। लेकिन जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसका पाई पाई का हिसाब ममता बनर्जी को, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को देना होगा। अभी पिछले सप्ताह आपको याद होगा, जिस दिन कर्नाटक में सरकार बन रही थी, उस दिन अभिषेक बनर्जी पेश हुए थे ईडी सीबीआई के सामने। वहां पर उनकी जांच हुई थी, उनसे पूछताछ हुई थी और पूरे दिन उनसे पूछताछ की गई थी। तो ममता बनर्जी परेशान हैं अपने परिवार को लेकर। अब चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनती जा रही है, जिसमें सारे अधिकार उनके भतीजे के पास आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उसी सफ़े पर आकर खड़ी हो गई हैं जहां पर अखिलेश यादव हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, या जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी है। ये सब लोग एक ही सफ़े पर आ गए हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां होती हैं, जो निजी परिवारों के द्वारा चलाई हुई पार्टियां होती हैं, और ये उस भीड़ का पार्ट बन गई है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज कहाँ खड़े हैं? भ्रष्टाचारी के मामलों में जितने भी नेता फंसे हुए हैं, उन्हीं की भीड़ में ये भी फंस गए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा फंस गए हैं। और जिन लोगों पर ये कल भ्रष्ट होने का आरोप लगाया करते थे कल तक, उन सब लोगों को पैर पकड़कर, हाथ जोड़कर उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें समर्थन दे दो, और जो अध्यादेश हमारे खिलाफ सरकार लाई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल करने के लिए, उसे रुकवाने के लिए राज्यसभा में हमारी हेल्प कर दो। कांग्रेस से समय मांगा है, राहुल गांधी से समय मांगा है, सोनिया गांधी से समय मांगा है, उन्हें समय नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है विपक्ष के दलों की। ये सब एक ऐसी भीड़ का हिस्सा हो गए हैं जिसमें सब लोग एक जैसे नजर आते हैं। ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें दूसरी हैं। ममता बनर्जी के सामने मुश्किल ये है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का तो सामना करना ही है, साथ ही साथ उन्हें कांग्रेस का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस उनकी प्रमुख विरोधी पार्टी है। और अभी हाल ही में एक उपचुनाव जो जीता है विधानसभा का सागर दीघी का कांग्रेस ने, उसके बाद उनके हौसले बढ़ गए। उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम वोटर वापस लौट रहे हैं कांग्रेस की तरफ, क्योंकि ये सीट एक मुस्लिम बहुल सीट थी। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो कर्नाटक में किया वही ममता बनर्जी के साथ हम पश्चिम बंगाल में करके दिखाएंगे। तो अब ममता बनर्जी करें तो क्या करें? बायकाट की नीति पर चल पड़ी हैं कि सब पार्लियामेंट के उद्घाटन पर नहीं जाएंगे। आज यानी कि शनिवार को नीति आयोग की बैठक हो रही है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री जिसको चेयर करते हैं उसकी बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं केजरीवाल और भगवंत मान। इनका तो चलिए समझ में आता है, लेकिन ममता बनर्जी क्यों बहिष्कार कर रही हैं? ममता बनर्जी को तो अपने राज्य के लिए पैसा चाहिए, अपने राज्य के लिए डेवलपमेंट चाहिए, नई नई योजनाएं चाहिए। अगर आप राज्य के विकास की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? बताया जाता है कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी वित्त मंत्री को भेज देती हूँ, जो जिनके चंद्रिमा भट्टाचार्य, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है इसका। उन्होंने इसके लिए इजाज़त मांगी, लेकिन नीति आयोग ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को खुद ही आना होगा, वरना नहीं आना है तो आप मत आइए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग के हेड होते हैं। जो जीएसटी की काउंसिल की बैठक होती है उसमें तो वित्त मंत्री हेड करती हैं, निर्मला सीतारमण बैठती हैं, तो इसलिए राज्यों के वित्त मंत्री आ जाते हैं उसमें, या रिप्लेसमेंट में किसी को भेज देते हैं, वित्त सचिव को, किसी और को भेज देते हैं। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री को ही आना होता है और ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंस गई है, ना राज्य का विकास करा पा रही हैं,
ना अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पा रही हैं, ना केंद्रीय स्तर पर अपने चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर पा रही हैं। 2 साल पहले विफल कोशिश की थी, जब 2021 का विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता था, तो आई थी दिल्ली में सबसे समर्थन मांगने के लिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, सब ने इनको ठेंगा दिखा दिया था। खाली हाथ लौट गई थी, कुछ ने तो मिलने से इनकार कर दिया था। शरद पवार तो दिल्ली से मुंबई भाग गए थे, जबकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकता। प्रशांत किशोर के माध्यम से वो मीटिंग सेट की गई थी। तो ममता बनर्जी इस समय सबसे बुरी पोजीशन में फंसी हुई हैं। उन्हें ये नहीं सूझ रहा है कि इस भीड़ का हिस्सा बने, इनसे अलग चलें। तो क्या करें, बीजेपी के साथ जा नहीं सकती, कांग्रेस के साथ जा नहीं सकती, कांग्रेस और जो बाकी दल हैं उनके बिना कुछ कर नहीं सकती। कांग्रेस इनकी जानी दुश्मन है पश्चिम बंगाल में, उसके साथ दोस्ती कर नहीं सकती, तो करें तो क्या करें। ऐसे में ममता बनर्जी को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर तो अंधकार में नजर आ ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें ये भी नजर नहीं आ रहा है कि उनके बाद उनकी पार्टी को, टीएमसी को, अभिषेक बनर्जी कैसे आगे बढ़ाएंगे। बड़े पेचीदा स्थिति में ममता बनर्जी फंस चुकी हैं। देखते हैं इस मामले में क्या होता है, इस पर नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं चलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।